Hello everyone, I hope you all are well and you all are welcome with your favorite channel Maths आसान है। आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। AOD का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है और आजकल का जो टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस, आवर टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग के। जैसा कि नाम है इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स बढ़ता हुआ। जैसे कि आज की डेट में जो आपके नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं डे बाय डे। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोरोना वायरस जो है दैट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन टिल नाउ। जो अभी तक का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। हाँ, आफ्टर ए टाइम एक मैक्सिमम हाइट पे वो पहुँचेगा एंड देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो क्या करना शुरू कर देगा, डिक्रीजिंग करना शुरू कर देगा। नंबर ऑफ़ केसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। आर यू गेटिंग? तो एक सबसे लाइव एग्जांपल जो आपको देखने को मिल ही रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन का। बट अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये किसी और वेरिएबल के साथ भी रिलेट हो रहा है क्या? यस, डे बाय डे हम क्या बोलेंगे कि डे बाय डे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब डे और नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस केसेस, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया कि जैसे जैसे डे बढ़ रहे हैं, डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है ना ये? ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारी एज और हमारी हाइट। सपोज करो ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं इस बात को अब कि ये अपने पास ये डेज हैं और ये मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ एज। दिस इज एज एंड दिस इज हाइट। ठीक है, तो अब आप देखो कि सपोज करो मैं बोल देता हूँ डे यहाँ पे है तो नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे थे, डे बढ़ा नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे पहुँच गए, फिर और डेज बढ़े देन नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पहुँच गए, देन और केस बढ़े नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पहुँच गए। इट मीन्स यू विल सी कि ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा सा दिख रहा है। आर यू गेटिंग बच्चों? कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यदि मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो नंबर ऑफ़ डेज थे यदि वो इस तरफ थे, मतलब बहुत ही पीछे चले जाते हैं हम, ठीक है, तो कोरोना वायरस जो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो ऑलमोस्ट ज़ीरो थे। फिर धीरे धीरे इसने स्पीड पकड़ी और अब आप देख रहे हो कि एक अच्छी स्पीड के साथ ही ऊपर जा रहा है। ओके, सिमिलर वे में देखो अब एज और हाइट। जब हम ज़ीरो एज मतलब जिस दिन बर्थ होता है, ठीक है, तो ज़ीरो एज पे हम बोलेंगे कि हमारी इतनी हाइट है। उस समय भी हाइट तो होती है ना कुछ बच्चे की, तो सपोज़ कर लेता हूँ मैं ये इतनी हाइट है। देन आफ्टर सम ईयर्स और यू कैन से आफ्टर सम 5 ईयर्स बोल लेता हूँ मैं, तो अपने पास हाइट जो है वो कुछ इतनी हो जाएगी। ठीक है, देन इसी तरह से ये 10 ईयर्स तो हाइट कुछ ये हो गई, देन 15 ईयर्स हाइट और ज़्यादा हो गई, और उसके बाद उसके कुछ साल बाद मान लो कि ये 20 ईयर्स तक एज जब जा रही है हमारे पास तो हाइट बढ़ रही है। सपोज़ करो मैं ये बोल देता हूँ कि 20 ईयर्स पे फाइनली हाइट ये हो गई है, और उसके बाद आप देखोगे कि एज तो बढ़ती जा रही है बट हाइट एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। हाइट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, मींस आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। तो ये एज वर्सेस हाइट का ग्राफ है, जो कि कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग।
कैसे इंक्रीजिंग, कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज इंक्रीजेज, अच्छा इंक्रीजिंग के लिए मैं ये एरो लगा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, एज इंक्रीजेज, तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट आफ्टर ए टाइम, जैसे मैंने बोला कि 20 ईयर्स पे आपके पास ये हाइट मिल गई है, इसके सामने जो भी हाइट होगी, सपोज कर लेता हूँ मैं कि 5 फीट 7 इंचेज है, ठीक है, तो ये हाइट हमें मिल गई। देन इसके बाद आप देखोगे कि हाइट जो है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, मतलब हाइट का जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, जबकि एज बढ़ती जा रही है। ध्यान देंगे, इधर एज बढ़ती जा रही है बट आपका जो हाइट है वो फिक्स हो गई है, वो कांस्टेंट हो गई है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आई है? ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ डेज इंक्रीजिंग हो रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, हम बोलेंगे कि कोरोना वायरस केसेस के जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ डेज, ठीक है। तो डेज को यदि मैं x नाम दे देता हूँ, अब थोड़ा मैथमेटिकल उस पर आ जाते हैं, डेज को यदि मैं x नाम दे देता हूँ और नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस को मैं y नाम दे देता हूँ, तो मैं बोलूँगा क्या कि y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। आर यू गेटिंग? क्या बोलेंगे हम, y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब कुछ और ग्राफ समझते हैं, कुछ और ग्राफ। मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। सबसे पहले हम ग्राफिकल अप्रोच को समझेंगे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच हमें कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाता है कि कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद जो मेथड होगा क्वेश्चंस करने का वो तो बहुत ही आसान है, तो पहले हम थोड़ा सा इस ग्राफिकल अप्रोच पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक वन मोर ग्राफ, कि सपोज करो कुछ ऐसा ग्राफ आया, ये इंक्रीज़ किया, देन इसके बाद ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट कुछ ऐसे मान लेते हैं, और फिर से ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया, कुछ ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। मींस यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो ये जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, मतलब देखो यहाँ इस पॉइंट पे y की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पे आप देखोगे कि y की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पे y इतना हो गया, देन इसके बाद इस वाले पॉइंट पे y ये हो गया, देन इसके बाद फिर दोबारा से y बढ़ रहा है। मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज़ कर रहा है। बट इस पॉइंट पे आने के बाद y अपना फिक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है। x तो इंक्रीज़ कर रहा है बट y आपका फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। आफ्टर दिस फिर से आते हैं, जैसे जैसे x ने इंक्रीज़ करना शुरू किया वैसे वैसे y फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इस फंक्शन को भी आप क्या कहोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। बात समझ में आ रही है? क्या कहोगे इसको आप, इंक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। ये कहीं भी डिक्रीज़ नहीं कर रहा, ये अपनी वैल्यू को कहीं भी डिक्रीज़ नहीं होने दे रहा। सही है जी, x बढ़ रहा है तो y या तो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर रुक रहा है, एक पोजीशन पे आके रुक रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बट यदि आप ये कहते हैं कि सर ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए लाइक दिस कि भाई जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है तो y इंक्रीज़ ही कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, इंक्रीज़ करता ही जा रहा है, तो ऐसे केस के लिए हम एक नया नाम देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोल देते हैं इसको हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है ही है, बट साथ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे आपका x बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब बात करेंगे हम डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। सपोज़ करो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, मान लो कि इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे हूँ, फिर ग्राफ यहाँ से ऐसे आया नीचे की तरफ, यहाँ पे आके वो कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, एंड देन फिर से वो डिक्रीज़ करना शुरू कर गया लाइक दिस। या फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक दिस। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे देखो डिक्रीजिंग के केस में
आप ये नहीं बोलोगे कि x डिक्रीज़ कर रहा है तो y भी डिक्रीज़ कर रहा है, नहीं, x आपका इंक्रीज़ ही कर रहा है। सही जी, मे बी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ जो भी होगा, ठीक है। सपोज़ करो मैं ये बोल देता हूँ, ये एक एजम्पशन मान लेते हैं कि आफ्टर 1 मंथ कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ तक तो अपना ग्राफ जो है ऊपर चला, फिर यहाँ से वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, लाइक दिस ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं ना, आर यू गेटिंग, नंबर ऑफ डेज तो इंक्रीज़ करेंगे, बट वाई यानी कि जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेज हैं वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे कि देन एट दैट टाइम वो जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। आर यू गेटिंग। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में आपका एक्स तो इंक्रीज़ करेगा बट वाई क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। आर यू गेटिंग। देखो एक्स यहाँ पे है, एक्स ये वाला है, सपोज इस एक्स की वैल्यू x1 है। अब x को मैंने वैल्यू x1 से x2 मैंने इंक्रीज़ कर दी, तो y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। y की वैल्यू पहले सपोज़ करो ये y1 थी, अभी फ़िलहाल ये y2 है, ये वाली वैल्यू, ये y1 हो गया यहाँ पे, ये y2 हो गया। तो x तो इंक्रीज़ किया है बट जो y है यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है y1 और y2, उसमें आप देख रहे हो कि y1 से y2 पे जब हम आ रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो जा रही है। मीन्स x इंक्रीजेज, इन दोनों केसेज में आप बोलोगे कि एज x इंक्रीजेज y इज़ डिक्रीजिंग, y इज़ डिक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। बट जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y घट ही रहा है, तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो किसका हो गया, आपका किसका हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट ये वाला किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन पे y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इस पूरे पोर्शन पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अदरवाइज वो डिक्रीज हुई फिर कांस्टेंट एंड देन स्टिल डिक्रीजिंग। ओके, समझ में आया, ये ग्राफिकल अप्रोच समझ में आ गई है। अब इस ग्राफिकल अप्रोच को हम मैथमेटिकल अप्रोच में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि ग्राफिकली आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए नाउ कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल अप्रोच। ओके, तो मैथमेटिकल अप्रोच में कैसे चेंज करेंगे, देखो तो डेफिनेशन पढ़ते हैं अब हम इसके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो देखो अपने पास लेट्स सी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बोल देते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स मतलब वाई, एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई, एफ एक्स और यू कैन से वाई। फिर जो आपका एफ एक्स होता है, एक्स की टर्म्स में जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है दैट इज़ वाई। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई, ऑन एन इंटरवल आई। अब बात ये आती है कि ऑन एन इंटरवल आई का क्या यहाँ पे मीनिंग है। ऑन एन इंटरवल आई का मतलब ये है कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डेज और नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस केसेस की, तो हमें पता है कि यार समय के साथ साथ जैसे मार्च से लेके अभी सितंबर चल रहा है, तो समय के साथ साथ नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं। एट द टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ में आके वो डाउन हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्च से लेके दिसंबर तक तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, और देन दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक इंटरवल मिल गया हमें कि मार्च से लेके दिसंबर तक ये इंक्रीजिंग है और दिसंबर के बाद ये डिक्रीजिंग है। आर यू गेटिंग। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि दिसंबर में डिक्रीज होंगे या उससे पहले होंगे या उसके बाद होंगे, दैट इज़ जस्ट एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, तो नाउ टेक दिस कि अ फंक्शन एफ एक्स और वाई इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई। इंटरवल आई का मतलब समझ गए होंगे अब आप, ऑन एन इंटरवल आई इफ x1 x2 belonging to I
इफ़ x1 x2 बिलोंगिंग टू i सच दैट x1 इज लेस देन x2। मतलब ये है कि x की ही दो वैल्यू ली मैंने, एक x1 वैल्यू ली है और एक x2 ली है, और सच दैट कि x1 जो नंबर है वो x2 से छोटा है। मीन्स सपोज करो जैसे ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा पॉइंट है x1 और ये मेरा पॉइंट है एक x2। तो x1 पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी हाइट y1, और x2 पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी y2। ये y1 यानी कि y1 से मतलब होता है हमारा f ऑफ x1, y1 मीन्स f ऑफ x1 और y2 मीन्स f ऑफ x2। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू fx का। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि x1 x2 से छोटा है तो y की जो वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंगली, यानी कि f ऑफ x1 की जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ x2 से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब ये है दैट इज x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। और देखो अब यदि मान लो मेरे पास जो x1 है वो यहाँ से उठाया जाता, ये x1 होता, और यहाँ से एक x2 उठा लेता मैं, ये वाला x1 हो जाता और ये वाला x2 हो जाता, तो फिर y की वैल्यू तो सेम हो जाती, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें दो केसेज हो सकते हैं, या तो y की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या फिर y की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, क्या पता वो x1 x2 ऐसे हो उस इंटरवल में। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे एज x इंक्रीजेज y इंक्रीजेज और रिमेन्स सेम। जी, दैट मीन्स y डिक्रीज नहीं करेगा, y क्या डिक्रीज नहीं करेगा अपनी वैल्यू को, या तो सेम रखेगा या फिर वो इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गई हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन, मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया आपको। और यदि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूँ, ऑब्वियसली फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, x1 लेस देन x2 मस्ट इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, दैट इज x इंक्रीजेज मस्ट इम्प्लाइज y ऑल्सो इंक्रीजेज, लाइक दिस ग्राफ। जैसे कि मैंने एक ग्राफ पहले भी बनाया, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब बात ये आती है कि हम पढ़ रहे हैं AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसका डेरिवेटिव के साथ क्या लिंक बनने वाला है, इसका डेरिवेटिव के साथ क्या लिंक है वो मुझे समझना है और समझाना है इनफैक्ट। ठीक है, तो देखिए इस वाले ग्राफ में देखते हैं। सबसे पहले जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने x, y और उस पॉइंट पे मैंने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ एंगल देखो। इस x एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे तो कैसा एंगल नज़र आ रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, जल्दी से बताओ, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, सिर्फ इतना बताओ। तो आई थिंक ये जो एंगल थीटा है, दिस थीटा इज़ एक्यूट, दिस थीटा इज़ एक्यूट। अच्छा, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा। और थीटा क्योंकि एक्यूट है, तो टेन थीटा कैसी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव वैल्यू। बट हमने तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट का स्लोप बनता है वो क्या होता है, dy बाय dx, डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, dy बाय dx होता है, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बाय dx को आप f डैश x बोल सकते हो भाई। मीन्स इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो तो कुछ ऐसी बनेगी, उसका भी एक्यूट एंगल आएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो आपके पास टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी जिसका जो एंगल है वो क्या होगा, एक्यूट होगा। इट मीन्स इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप दैट मीन्स एफ डैश एक्स एट दैट पॉइंट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दैट इज एफ डैश एक्स
इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल आई। जिस इंटरवल पे आप उस फंक्शन को ले रहे हो उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। किस केस में, ये कौन सा केस था, ये था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। कौन सा केस है बेटा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का केस है ये हमारे पास। ओके है, अब इंक्रीजिंग वाले केस में आते हैं। इंक्रीजिंग वाले केस में आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला नेचर है कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो ऑब्वियसली वो जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बनाएगी। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। बट इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट बन रहा है, इस वाले पोर्शन पे क्या होगा कि जो टेंजेंट बनेगी, क्योंकि ये खुद एक लाइन बन गया तो जो टेंजेंट है वो यही लाइन कहलाएगी और ये किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। तो यहाँ इस वाले पोर्शन पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0। अगेन इस वाले पोर्शन पे देखोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये खुद लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देख लो, एक्यूट एंगल है, ठीक है। यहाँ भी इस वाले पोर्शन पे एक्यूट एंगल है तो एफ डैश एक्स क्या यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ओवरऑल इस पूरे इंटरवल पे देखता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें मिल रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल आई। बात समझ में आई? ओके, तो हमने फाइनली ये देख लिया है, ये देख लिया है कि यदि फंक्शन इंक्रीज़ करता है तो आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है उस इंटरवल के हर पॉइंट पे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करता है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे। बट एक छोटा सा केस है जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसमें जो डेरिवेटिव है वो 0 भी हो सकता है, बट सिर्फ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के लिए। कितने पॉइंट्स के लिए, फाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट के लिए नहीं हो सकता। इनफाइनाइट के लिए यदि हुआ तो फिर ऐसा केस बन जाएगा, फिर वो इंक्रीज रह जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, दोबारा सुनते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स में कह रहा हूँ कि ग्रेटर देन 0 ही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई, बट इट मे बी 0 ओनली फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मान लो 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए वो 0 हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ आता है कुछ इस तरह से, ये एक ग्राफ ले लेता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है लाइक दिस। ये एक्चुअल में आपको पता हो शायद कि ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ बनता है। इसका डेरिवेटिव करो, चलो जल्दी से, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश 0 विच इज़ 0 से। और सभी पॉइंट्स पे यदि आप निकालते हो, और सभी पॉइंट्स पे मतलब x की वैल्यू पूरी -∞ से लेके +∞ में कुछ भी ले लो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एंड एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल अदर एक्स बिलोंगिंग टू r -0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना यार, एक्स स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। बट इस वाले पॉइंट पे एड एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है, एड एक्स इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। अब इस फंक्शन का नेचर देखो यार, आप ग्राफ से देखो इसका नेचर कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखो ना यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे
एक्यूट एंगल है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक्यूट एंगल है, ठीक है। बट इस वाले पॉइंट पे ग्राफ के लिए टेंजेंट जो है वो खुद एक्स एक्सिस बन रही है, कट कर रही है उसको, एक्स एक्सिस बन रही है, तो ग्राफ पे आप देखोगे कि स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। ग्राफ को यदि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखो जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा है तो y की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करती जा रही है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, बट f' की वैल्यू सिर्फ जो 0 हो रही है वो कितने पॉइंट्स पे हो रही है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो यदि आपका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है ओनली फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओनली फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई फ़र्क उसमें नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा यदि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए 0 भी होता है तो, ठीक है। और सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए तो वो पूरा एक इंटरवल सा बना देता है, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन, ये पूरा एक इंटरवल बना दिया जहाँ पे वो f' 0 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो फाइनली इस पूरी कहानी जो हमने ग्राफिकली देखी है, इससे एक सिंपल सा रिजल्ट बन जाता है अब आपका, जो कि मैं अब लिखने वाला हूँ एक सिंपल वे में। शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या कहानी सी सुना दी सर ने, बट ऑब्वियसली बेटा ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम फाइनल कहानी का जो निचोड़ है वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एंड यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप जो करा रहे हैं उससे जो सिलेबस है वो कब तक पूरा होगा, है ना। तो बच्चों में बड़ा क्रेज़ होता है कि सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, बट मैं कहता हूँ कि बेटा सिलेबस से ज़्यादा आपको क्रेज़ होना चाहिए कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो मुझे अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि जितना मैं करा रहा हूँ आपको उसको आप अच्छे से करते रहिए। सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, नवंबर एंड तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर नवंबर एंड तक कैसे होगा, अरे यार मैं जल्दी से जल्दी अब लाइव आने वाला हूँ और जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ने वाली है, ठीक है। और स्पीड बढ़ेगी तो सिलेबस तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपके पास फाइनली 3-3.5 महीने होंगे जिसमें आप पूरे सिलेबस को खूब अच्छे से रिवाइज कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन अब हम सीधा सीधा किससे करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, उसके डेरिवेटिव से। फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I implies f' is greater than equals to 0 for all x belongs to I, ठीक है। फंक्शन f(x) is strictly increasing on interval I implies f(x) is strictly greater than 0 for all x belongs to I, but it may be 0, it may equals to 0 only for finite number of points। कितने, finite number of points, finite number of points के लिए हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया है। सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सिमिलरली अब मैं डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ आप बना के देख सकते हो। तो उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो टेंजेंट कैसा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, सो दैट tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा और dy/dx की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो डिक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल I, इंटरवल को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन इंटरवल I इम्प्लाइज f' क्या होगा बेटा, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे यदि हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल I, तो फिर क्या बोलेंगे, f' लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, बट इट मे इक्वल्स टू 0 फॉर ओनली फॉर finite number of points,
ये तो हो गया डेफिनेशन।